राव खालिद साहब, नेगोशिएशंस जब हो रही होती हैं तो आइडियली तो इस बात पर नेगोशिएशन होनी चाहिए बजट में कि जी आवाम पे आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, कुछ रिलीफ दें, आवाम को कैसे बेहतर हालत में लेकर आना है, मईशत को कैसे बेहतर करना है, आपके फैसले कितने ठीक हैं कितने नहीं ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेगोशिएशंस होते हैं वो इस बात पर हो रहे होते हैं कि पंजाब में मुझे काबीना में कौन सी वजारत चाहिए, तो PSDP के हवाले से बात हो रही है, वो फंड्स कहाँ जाते हैं ये भी सबको पता है, सिंध की हालत सबके सामने है। तो आप इन नेगोशिएशंस को किस तरह से सिग्निफाई करेंगे? देखिए, नेगोशिएशंस जो है बुनियादी तौर पे जिन इश्यूज पे भी हो रही हैं वो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके। ठीक है, एक मौका होता है, MNAs भी करते हैं ये बात, जब बजट होता है तो वो भी अपने मुतालबात रखते हैं, फिर उनसे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग शुरू करते हैं। अभी आप देखिएगा जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनके साथ रोज़ 12-12, 15-15 से मिला करेंगे वज़ीर आज़म, जब बजट पैसेज से 1-2 दिन पहले ये मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है नॉर्मली, ये मुलाकातें भी होती हैं, नेगोशिएशंस भी होती हैं, अलाइज के साथ भी मामलात चलते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब आपने बजट बनाना होता है तो उससे पहले ये चीज़ें डिस्कस करने की है, बातें करने की है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी सीटें मांग रही है, एक मौका उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे हम इनके आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, ब्लैकमेल में नहीं कहूँगा लेकिन आर्म ट्विस्टिंग तो कहा जा सकता है, तो हम इनको अब थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं। राइट। लेकिन बजट के मुतल्लिक आपने खुद कहा कोई चीज़ नहीं है। अगर बजट के मुतल्लिक कोई चीज़ होती तो मुझे कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई चीज़ नज़र आती कि ये हमारी प्रपोजल्स हैं। बड़े बड़े उन जय्यद वज़ीर ख़जाना उधर बैठे हैं, सलीम बांडवी वाला साहब हैं, अपना नवीद कमर साहब वज़ीर ख़जाना रहे हैं, बजट भी पेश किए हैं उन्होंने, और इस तरह के और भी लोग हैं उनमें जो ये काम कर सकते हैं। कोई एक प्रपोजल मुझे बता दे जो उन्होंने दी हो, पब्लिकली बताई हो, या कम अज़ कम उनको दी हो प्रपोजल। ये फंड्स का मुतालबा ज़रूर किया होगा, ये फंड्स दे दे, वो फंड्स दे दे, इस तरह कर दे, उस तरह कर दे। ये बड़ी सूरत-ए-हाल इस किस्म की है कि उसमें आप जी कोई नहीं, खदो खाल का उनको पता ही नहीं कि खदो खाल कौन से हैं और कैसे हैं, खूबसूरत हैं, बुरे हैं, दरमियाने हैं, उनको इस पर कोई लेना देना ही कुछ नहीं इससे ना। बात यह कि बजट तो एक खालिस टेक्निकल कह ले के एक्सपर्ट्स जो होते हैं मईशत के और अकाउंटिंग के और सारे वो होते हैं, महकमों की इनपुट होती है, इतने पैसे हमें चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स चाहिए, इस तरह से चाहिए, कोई थोड़ा बहुत सियासी तौर पे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे सियासी फ़ायदा हो जाए, तो वो पॉलिसी साजी असल काम होता है उसमें कि आप कैसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो, टैक्स बेहतर हो, आवाम को सहूलतें और रियायतें मिले। तो उस तरफ तो पॉलिसी साजी तो दूर की बात है, मुझे तो यहाँ कोई नई सोच भी नज़र नहीं आती, वो सोचना भी लगता है मुहाल है। IMF ने कह दिया तो आपने फिर इशारिया ना इधर करना है ना आपने उधर करना है। जब आप कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ करना भी नहीं चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर बयानबाजी करेंगे, आप सियासत करेंगे, आप इधर कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी। और हम ये देख रहे हैं, दहाइयों से देख रहे हैं कि हुकूमत आती है, वो बयान देती है कि जी जाने वाली हुकूमत तबाही और बर्बादी कर गई, लैंड माइंस बिछा गई है, मुल्क को दिवालिया के दहाने में पहुंचा दिया है, और हम जो है ये इसको ठीक करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो जब जा रहे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं हमने लैंड माइंस भी सारी ख़त्म कर दी हैं और मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया है। एन मौके पे हमने 50 सड़कें बना दी हैं, 10 मेट्रो बना दी हैं, 2 लाख लैपटॉप तकसीम कर दिए हैं और कशकोल भी तोड़ दी है, ये भी बताते हैं। और फिर उसके बाद जब अगली हुकूमत आती है तो वो वहीं से शुरू होती है, लैंड माइंस, और फिर तो ये बयानबाजी का सारा ये चक्कर चले जा रहा है। हुकूमत को पता है कि उनके कोई गाइडलाइन उनको जो मिल गई है उसके मुताबिक उन्हें चलना है, अपने तौर पे सोचने समझने उनकी कोई सलाहियत नहीं है सिवाय इसके। एक तो पर्टिकुलर चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे नॉन फाइलर्स के हवाले से जो पॉलिसी बनी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही और किसी को समझ नहीं आ रही कि आप नॉन फाइलर के ट्रैवलिंग पे पाबंदी है लेकिन हज और उम्रा कर सकते हैं। क्यों भाई? ये क्या बात हुई? और उसके बाद आपने वो टेलकोस को जो कहा है कि जी आप 75% जो टैक्स, एडवांस टैक्स और वो लें उनसे, नॉन फाइलर से, वो क्यों लें जी?
नालायकी आपकी, नकम्मापन आपका, लोगों को फाइलर आप नहीं बना सकते, लोगों को पकड़ आप नहीं सकते, जिम्मे उनके लगा दो कि ये, और फिर तनख्वाहदार तबके के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, तो ये रिकंसीडर करने वाली चीज़ें हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलें ठीक है। राव खालिद साहब, क्या हम इसलिए मुतनाज़ बना देते हैं चीज़ों को क्योंकि उसको हल नहीं कर सकते, या हल करने की सलाहियत नहीं होती, या इंटेंशन नहीं होती, या फिर उसमें लूप होल्स इतने ज़्यादा होते हैं? जैसे अगर आइन की एक शक की बात की जाए तो उसकी भी मुख्तलिफ तशरीहात निकल आती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात करना चाहता हूँ। मुझे आधी तो मेरी जो तैयारी थी वो नजमुत साकिब साहब ने पहले ही ब्लॉक कर दी कि जी मुतराज़ा बनाएंगे उनको, जिन्होंने ये कहा है, तो मैं उनको मुतराज़ा बिल्कुल नहीं बना रहा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ी दुरुस्त बात की है, और लेकिन मसला एक ही है उसमें कि हमारे उनके दौर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मैं मुतराज़ा नहीं बनाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पे झगड़ों का और तनाज़ों का खात्मा होना चाहिए, जहाँ पे फैसले होते हैं तनाज़ों के, झगड़ों के। हमारे सियासी कानूनी मसाइल, आइनी मसाइल जितने आज तक वहाँ दरपेश रहे हैं, उनमें से कोई नया झगड़ा निकला है, कभी वो मसला हल नहीं हुआ, और ख़ुद ही अगली दफ़ा वो उस मसले को हल करते करते एक और नया झगड़ा क्रिएट कर देते हैं। तो एटलीस्ट इनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये समझते हैं इन चीज़ों को कि हर चीज़ को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तौर पर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पूरी साइंस बन चुकी है दुनिया में। डिग्रियाँ लेते हैं लोग, PhD करते हैं, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मामलों में उनको इंगेज किया जाता है कि मतलब इसराइल हमास से ये सारा इशू चल रहा है, उसमें बैकग्राउंड में कोई ना कोई थिंक टैंक भी काम कर रहा होगा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। हमने उसके पैरेलल कन्फ्लिक्ट क्रिएशन की एक इंडस्ट्री पैदा कर दी है। हमें कोई भी झगड़ा ना हो, कोई मसला ना हो, हम ऐसा मसला पैदा करते हैं। मुझे तो कभी कभी वो जो इंडियन ड्रामों की वो उसमें से आती है, सास बहू वाला जो वो सारा सिलसिला है, किस तरह से वहाँ से क्रिएट किए जाते हैं तनाज़ात, और किस तरह से मसाइल पैदा किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपने भी की, हमारी मसाइल हल करने की तरफ कभी तवज्जो नहीं रही। अब तो मुझे लगता है कैपेसिटी भी नहीं है, तनाज़ात और मसाइल को हल करने की हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। और सियासत का रोज़गार ही तनाज़ात पे चल रहा है, क्योंकि हमने बयान देने होते हैं, उधर से जवाबी बयान आना होता है, इधर से बयान आना होता है। अमली इक़दामात की तरफ जब आप जाएंगे, जब अमली इक़दामात आप करेंगे, जैसे मैंने अदालत का कहा, अगर आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर वहाँ से मामलात हल होना शुरू हो जाएँ, तो वो ये सियासी तलातुम थम जाएगा एकदम से। उसमें वो जब थमेगा तो बाकी मामलात में भी आपको फिर रास्ता मिलेगा, ताकि आप अमली तौर पे कुछ करके दिखा सके। अगर तो सिर्फ बयानबाजी पे चलना है तो फिर तो ये रोज़ नया तनाज़ा, बल्कि दिन में 10-10 दफ़ा तनाज़ात आते हैं जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो ये एक रूटीन बन गई है अब, क्योंकि हम अमलन कुछ करने के काबिल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते जिससे कुछ बेहतरी हो सके। जब बेहतरी की बात आप करेंगे, मेरा ख्याल है उस पर कोई तनाज़ा खड़ा नहीं होगा।